आह्वान आपने समाज क्रांति आघाड़ी के जो राज्य सदस्य हैं प्रदीप फुलझले जी उनसे सुना, लेकिन समाज क्रांति आघाड़ी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रोफेसर एडवोकेट मुकुंद खैर साहब, उनसे ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस कोरोना काल के बीच यहाँ इस समय आरक्षण और बेरोजगारी पर ये हक और अधिकारों की परिषद का आयोजन करने का क्या उद्देश्य बनता है। खैरे साहब, इस समय में ये जो आपने आरक्षण और बेरोजगारी इन दोनों को मुद्दा बनाकर आपने एक इनके अधिकारों की परिषद का आयोजन किया है, क्या इसका मूल उद्देश्य? इस परिषद का उद्देश्य आज अपने देश में आरक्षण का जो विषय 70 साल से जो चालू था और वो विषय 8 फरवरी 2020 को उसमें बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण हो गया, क्योंकि 8 फरवरी का जो निकाला है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकुल रोहतगी है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, उनका जो आर्गुमेंट था कि भाई आर्टिकल 64 में कहा पर भी कहा आरक्षण का विषय नहीं है, यानी आरक्षण अधिकार है ऐसा नहीं लिखा है। इट वॉज द प्रोविजन इन हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा बताया नहीं। उसमें लिखा है कि स्टेट शैल मेक द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ द SC ST एंड OBC। तो प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि 70 साल में ऐसा कोई विषय नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज सरकार जो है, सरकार आरक्षण के खिलाफ, और इसलिए सरकार के वकील ने जो आर्गुमेंट किया, वो आर्गुमेंट उन्होंने बताया कि भाई ये लोग अधिकार मांग रहे हैं, तो अधिकार है ही नहीं ना, तो अधिकार मांगने का मतलब क्या है, और सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय दिया है, क्या ये निर्णय संविधान के सम्मत नहीं है? ये निर्णय तो संविधान के सम्मत है ना, क्योंकि संविधान में अगर आरक्षण ये अधिकार है ये लिखा नहीं, इसलिए उन्होंने एडमिट किया। अगर उसमें लिखा होता था समझो दिस आर्टिकल शैल प्रोवाइड द राइट टू रिजर्वेशन टू SC ST, ऐसा अगर लिखा रहता था तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट बोलता था सरकार को ये तो राइट लिखा है, लेकिन राइट नहीं लिखा गया। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका जो ये जो लैकुना है, इसको लैकुना को वहां कोर्ट के सामने रखा। जब यहाँ राइट ही नहीं है तो ये लोग राइट क्यों क्लेम कर रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है, और गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है तो गवर्नमेंट करती बैठेगी क्या करना है। गवर्नमेंट को अगर करना है तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। ऐसा है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट को एडमिट करना पड़ा ना जब कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें। तो आप क्या सोच रहे हैं इस परिषद के द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध कोई रिव्यू पिटिशन डालने का सोच रहे हैं आप? नहीं, रिव्यू पिटिशन तो उसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, और उसमें गवर्नमेंट की जो ड्यूटी थी रिव्यू पिटिशन की, तो गवर्नमेंट ने तो खुद ही निर्णय अपने फेवर में लाया है। हाँ। और उसमें रिव्यू पिटिशन का जो टाइम है, रिव्यू पिटिशन करने के लिए जो पहले पैसा लगता है, क्योंकि वहां जो बड़े बड़े वकील है, अभी मुकुल रोहतगी के सामने बात करना तो बड़ा वकील लगेगा, उसपे 10-5 करोड़ का है जो उसका ही लेनी थी। नहीं तो आपका ये आरक्षण के विषय पर फिर ये परिषद के आयोजन का क्या नहीं बताता, इसलिए अभी रिव्यू पिटिशन का विषय खत्म हो गया है, क्योंकि अभी 1 महीना 2 महीने का उसमें टाइम रहता है। अभी तो कितने हो गए, 8-9 महीने हो गए, तो रिव्यू पिटिशन नहीं लेंगे। अभी हम अभी क्या कर सकते हैं, तो ये जो जजमेंट आया है उसको हमको बाईपास करना है, इफेक्टलेस करना है। इफेक्टलेस करना मतलब क्या हो रहा है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट बोला कि राइट शब्द नहीं है, तो हमको आर्टिकल 16 में एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना है 16A करके, जिसका हमने बिल बनाया है समाज क्रांति आघाड़ी की तरफ से। एडवोकेट शताब्दी खरे ने बिल बनाया है आर्टिकल 16A, उसमें लिखा है दिस न्यू आर्टिकल शैल प्रोवाइड द राइट टू रिजर्वेशन टू SC ST OBC इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ऐसा उसमें वो बिल देंगे। और वो बिल जैसा वो बिल को अभी सरकार सामने आना है, और बिल के सपोर्ट में समाज खड़ा करना है। इसलिए ये चर्चा होना जरूरी है कि भाई अभी आरक्षण का जो अधिकार का जो मसला है, क्योंकि लोगों को अभी नहीं समझ रहा है, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है आरक्षण तो नहीं गया अपना, लेकिन कल जजमेंट जब जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगी आरक्षण की जो सरकार, तो ये तो फिर जैसा अभी देखो कर्नाटक में, तमिलनाडु में क्या होगा, ये जजमेंट जब आया तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने OBC का जो मेडिकल सीट्स का रिजर्वेशन था वो खत्म कर डाला।
उन्होंने ये बताया कि तुमका रिजर्वेशन का राइट नहीं है। हमको लगता है कि ओबीसी के लोगों को अभी तक अच्छी सीट्स मिल गई, हमको लगता है अभी सीट्स मिलने की गरज नहीं है। तो ये मसला ऐसा हो जाए, जैसे अभी उत्तराखंड में भी काम ये बनाया है कि हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में कोई कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं देंगे। चलो गए उनका कानून, यानी कैसा हो रहा है अभी, ये जजमेंट से क्या हो जाएगा, ये जजमेंट से यानी सरकार फ्री हो जाएगी और सरकार को जब मालूम हो जाएगा कि भाई हमने रिजर्वेशन नहीं देने के बाद भी अगर लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। जब राइट ही नहीं तो कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट सुप्रीम भी रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में सुप्रीम है, लेकिन जब राइट का वायोलेशन होता है तो ही कोर्ट यानी सरकार को इंटरव्यू करेंगे ना। लेकिन आज सरकार को इंटरव्यू करने के लिए उसमें राइट्स बताना जरूरी है। तो ये जो आपने बिल तैयार किया है, इस बिल को संविधान का हिस्सा बनाने का क्या प्रोसीजर है? हिस्सा बनाने का ये बिल हमको सरकार को सबमिट करना है। हमारा अभी मिशन ऐसा है, अभी पहला तो ये मिशन है कि पहले लोगों को ये समझाना हमको कि भाई ये आरक्षण का जो विषय लोगों को समझना जरूरी है। क्योंकि कोई भी मूवमेंट अभी देखो, एक तो किसने रिप्रेजेंट नहीं किया आरक्षण का, इतना बड़ा आरक्षण के खिलाफ इतना बड़ा निर्णय आने के बाद कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करा। ये सोचने की बात है ना, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो अम्बेडकर पॉलिटिशियन है, जितने एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल लीडरशिप है वो करने वाले लोग, उन्होंने किसी ने भी रिप्रेजेंट नहीं किया। इसका मतलब ये सीरियस नहीं है। जब आरक्षण का अधिकार नहीं है, सादा आरक्षण नहीं ना, इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट चाहती है तो आरक्षण रहेगा और गवर्नमेंट नहीं चाहती आरक्षण नहीं रहेगा, ये सादा विषय नहीं ना। इसका इतना बड़ा निर्णय आने के बाद भी कोई भी बात नहीं करा, कोई विरोध नहीं करा, कोई इस पर चर्चा नहीं करी। इसका मतलब ये होगा कि हमारी अम्बेडकर जो पॉलिटिशियन है, ये आरक्षण के बारे में इनकी जो भूमिका है वो डाउटफुल होगी ना। क्योंकि आरक्षण मिलने से हमको सर्विसेज मिली और सर्विसेज से हमको पगार पैसा मिला, पगार पैसा मिलने से हमने अंदाज कर चुके। और आज के जितने पॉलिटिशियन जो है अम्बेडकर पॉलिटिशियन, ये सब पॉलिटिशियन जो हमारे सैलरी के लोग है, जो एम्प्लॉय लोग है, उसके पैसे के इस पर ही उनका पॉलिटिकल यानी जो प्रोसेस खड़ा हुआ है और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमको तो अभी लोगों को बताना है कि भाई ये अभी तो हमको आरक्षण को बचाने के लिए आर्टिकल 46 में तो प्रावधान है और वो प्रावधान को लेके हमने बिल बनाया और सरकार को हम ये बताएंगे कि ये अगर उसमें राइट शब्द नहीं है, इसका मतलब आर्टिकल 46 पढ़ो, क्योंकि इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट इनको प्रोमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है गवर्नमेंट की। अच्छा, लेकिन आपने इसके साथ में एक बेरोजगार हक परिषद लिखा है, तो ये बेरोजगारों का हक कैसे है? बेरोजगार बोले तो राइट टू वर्क जो है, हाँ। काम, उसको एक्चुअली वो काम का अधिकार बोला है, राइट टू वर्क, हाँ। काम का अधिकार, यानी हर आदमी को काम मिलना चाहिए एज ए फंडामेंटल राइट। अब कैसा होगा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल 40 बने हैं, उसमें ये प्रावधान आ गए। अब प्रावधान ये जो है इन्फोर्सेबल नहीं है, जिसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट अगर गए समझो तो सुप्रीम कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करता, इसको इन्फोर्स करने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। और अभी देखो इतने सालों से इसका लॉ बनाने के लिए किसी ने भी काम नहीं किया। सिर्फ वीपी सिंह ने बताया था कि हम मेरी सरकार राइट टू वर्क का कानून बनाएगा, वीपी सिंह ने बोला था, लेकिन कानून बनने के पहले उनका सरकार बर्खास्त डिसॉल्व हो गया ना। तो ये तो इतनी सोचने की बात है कि हमको आर्थिक समानता लाना है और आर्थिक समानता लाना है। और एक समझो आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, उसको उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसकी पढ़ाई करने का जो ये है लाइफ है वो खत्म हो जाएगा ना, उसका एम्बिशन खत्म हो जाएगा ना। आज की परिस्थिति क्या हो रहा है, हमने क्या देख रही कि एक समझो बी जो लड़का है, अगर वो बी लड़का बैचलर ऑफ इंजीनियर 12वीं साइंस के बाद बड़ी बड़ी किताब पढ़ के वो डिग्री ले रहा है और डिग्री लेने के बाद उसको बी इंजीनियर नहीं बन सकता वो, और इंजीनियर नहीं बनने से वो पुलिस बनने के लिए तैयार है, चपरासी बनने के लिए तैयार है। कल का इंजीनियर क्या था, आज के इंजीनियर क्या हो रहा है। कल इंजीनियर बोले तो समाज में उसको इतना बड़ा था कि इंजीनियर है, ग्रेस था, आज ग्रेस खत्म हो गया ना। क्यों खत्म हो गया? कि उसको एम्प्लॉयमेंट का प्रोटेक्शन नहीं ना, राइट कहाँ है। अगर वो कोर्ट में जाए तो कोर्ट में हम सरकार को पूछो, सरकार की ड्यूटी या फिर सरकार की ड्यूटी कब बनेगी, जब कानून बनेगा। और कानून कब सरकार कब बनाएगा, जब लोग चिल्लाएंगे। लेकिन कानून तो पार्लियामेंट में बनता है, तो इसी लोग जब कानून पार्लियामेंट बनता ठीक है, अगर पार्लियामेंट वाले लोग अगर खुद कानून बनाते तो बात अलग है ना। अगर पार्लियामेंट वाले कानून नहीं बना रहे तो हमको पार्लियामेंट वाले को बताना पड़ेगा ना, भाई ये तुम्हारी ड्यूटी करके। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बताया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में काय के लिए बताया, खाली कॉन्स्टिट्यूशन में रखने के लिए बताया ना। तो क्या आपने स्वरूप रखा है इस परिषद का? परिषद का हम लोगों को समझाएंगे कि ये रिजर्वेशन, राइट टू रिजर्वेशन है, राइट टू वर्क, ये दोनों बातें आने वाले जनरेशन के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। और इसलिए इसका जो यानी कल फ्यूचर में हम जो एजुकेशन करने वाले मुंबई या दिल्ली में बहुत बड़ा एजुकेशन करने वाले, अभी कल ही मैं जैसे मुंबई से आया और हर जगह हमारी चर्चा शुरू है,
हम कॉर्नर मीडिया को हम समझा रहे भैया कि हम इतना भी हमको नहीं समझ रहा कि रिजर्वेशन का अधिकार जाने के बाद भी हम अवेयर नहीं हो रहे। तो इसका मतलब हमको कॉन्स्टिट्यूशन हम बातें कर रहे सिर्फ ना, कॉन्स्टिट्यूशन बातें करने सिखाने वाला है। राइट टू वर्क का तो ये 50 में लिखा है ना, बाबा साहब ने 50 में लिखा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था लाने के लिए समझो बाबा साहब ने बताया कि हर आदमी को उसका जो कुछ क्वालिफिकेशन है, उसकी जो एबिलिटी है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए, तभी वो जिएगा। अच्छा ना, आज की परिस्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहा? क्योंकि गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? जब राइट टू वर्क आएगा तब गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी आएंगे कि इसको काम देना जरूरी है। मतलब इस परिषद का उद्देश्य है कि राइट टू रिजर्वेशन और राइट टू वर्क, इन दो चीजों पर ये हम समझाना है पूरी परिषद। ये परिषद जो है कि नहीं, ये इस समय प्रोफेसर एडवोकेट मुकुंद खैरे साहब एक जो इस परिषद का आयोजन कर रहे हैं, उनका मानना है कि उन्होंने एक जो बिल तैयार किया है वो बिल भी सरकार के पास पहुंचाना है कि रिजर्वेशन जो है ये फंडामेंटल राइट्स में जाए और वो अधिकारों का हिस्सा बने, न कि वो सरकारों की मर्जी का हिस्सा रहे। तो इस बात पर ये परिषद होने जा रही है। हम बातचीत कर रहे थे एडवोकेट प्रोफेसर मुकुंद खैरे साहब से, जो कि समाज क्रांति आघाड़ी के अध्यक्ष हैं। हम आपको जोड़े रखे हैं हमारे इस आवाज विशेष के साथ, आप बने रहिएगा।